तो सर्कुलर मोशन में ना थोड़ा सा हम एक बारी बेसिक फटाफट तुम लोग को बता भी देंगे, जिससे कि अभी समझ में भी आएगा, क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर पाओगे तुम लोग, तो समझ पाओगे अच्छे से। तो यहाँ पे बेसिकली सर्कुलर मोशन जैसे हम लोग 3 पार्ट में पढ़े। पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा जब हम लोगों ने पहला काइनेमैटिक्स मोशन इन प्लेन कर रहे थे, तब वो जो हमारे वीक डेज वाले क्लास है उसमें हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो बैंकिंग ऑफ रोड वाला पोर्शन था, जो फ्रिक्शन वाला, उसमें हम लोगों ने किया। उसके अलावा हम लोगों ने जब वर्टिकल सर्कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी हमने किया। तो 3 पार्ट में किया, वो तीनों को मिला के एक पार्ट में हम लोग सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस करेंगे यहाँ आईआईटी वाले क्लास में, जिससे कि आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाए और सब एक जगह इकट्ठा हो जाए कॉन्सेप्ट। तो लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स दिस चैप्टर। सबसे पहला तो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है, ठीक है, लेट्स से इसका जो रेडियस है आर है और सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, है ना। ये हमारा सबसे बेसिक डेफिनेशन है एंगुलर वेलोसिटी का। सो एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो अगर उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी किसी मोमेंट पे निकाल रहे होते हैं, तो वो जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है वो हम लोगों को जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट where that time interval is negligibly zero, means almost zero, so delta t tending to zero, तो वहां पे इसको हम लोग लिख लेते हैं ओमेगा, इसको d थीटा अपॉन डी। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ जी बच्चों, सो ये एंगुलर वेलोसिटी हमारा हो गया d थीटा अपॉन डी टी। अब इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम बात करें यहीं पे, सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। सो इसको हम लोग डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकते हैं, सो विच इज इक्वल टू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग काइनेमैटिक्स में पढ़े हैं, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दूसरा है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तीसरा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, विच इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लीनियर मोशन। यहाँ पे ये एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बेसिकली जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, बेसिकली नेट एक्सेलरेशन, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा। जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसको बेसिकली हम लोग सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और उसको हम लोग उसी हिसाब से दिखाते हैं। सो अब अगर हम लोग जैसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हम बात कर रहे हैं, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, बस
एंगुलर जो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा। सो यहाँ पे A tangential is equal to 0, A radial is equal to ओमेगा स्क्वायर r, जिसको हम लोग v स्क्वायर बाय r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यही अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, so in case of non-uniform circular motion we have two accelerations, one towards the radius and other towards the tangent। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, AT से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है रेडियल एक्सेलरेशन है, AR से रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारा जो नेट एक्सेलरेशन होगा that will be the resultant of this tangential acceleration and radial acceleration. So this is the net acceleration. So A can be written as AR का whole square plus AT का whole square. A radial वाला जो है this is equal to V square upon R का whole square, और जो tangential acceleration है उसको हम लोग dv अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं का होल स्क्वायर। ठीक, और इसमें हम लोग डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा अगर हम लोग को यहाँ पर से ये एंगल अल्फा है, सो डायरेक्शन यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू A टेंजेंशियल अपॉन A रेडियल। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन ऐसे निकाल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, रेडियल एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला में पता है। क्लियर है? यस सर। देख लिया सबने? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, so in uniform circular motion there is a force which in uniform circular motion there is a force which acts towards the radius of a circle, so which is known as centripetal force। So centripetal force F is equal to mv स्क्वायर अपॉन r, ये हो गया सेंट्रिपिटल फोर्स। और यही अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो जैसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन निकाले थे, वैसे ही यहाँ पे फोर्स भी निकलेगा, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक रेडियल डायरेक्शन में। सो ये सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया और ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया। नेट फोर्स इन दोनों का जो है रिजल्टेंट होता है नेट फोर्स। So F net is equal to root under सेंट्रिपिटल फोर्स का होल स्क्वायर एंड टेंजेंशियल फोर्स का होल स्क्वायर। अब अगर एक ऑब्जेक्ट, एक और कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। जैसे हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स के जैसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहा है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अगर इस
इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, और ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है। जब भी एक्सेलरेटेड मोशन में मूव करेगा तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ऑब्जर्वर भी अब यही इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आके बैठ गया, जो कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसी के ऊपर ऑब्जर्वर भी आ गया, तो एक बाहर की तरफ फोर्स उसको लगेगा कि जो फोर्स है, क्योंकि वहां पे बैलेंस करना है ये सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो वो क्या हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है, जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये तभी कंसिडर करते हैं जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वेशंस लिख रहे हैं। अगर आप लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन, मतलब अभी भी अगर ग्राउंड पे कोई खड़ा है तब तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दिखेगा, तो बस सेंट्रीपिटल फोर्स ही दिख रहा है। Centrifugal force comes into picture only when the observer is in the non-inertial frame of reference. Clear है? Yes, sir. ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड तो अभी तुरंत पढ़े ही हैं, उसके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहले इजी वाले करेंगे जो इन चैप्टर एक्सरसाइज में एग्जांपल्स हैं, फिर बाद में पीछे वाले करेंगे। ये सबने लिख लिया ना? Yes, sir. पहला जो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 0.2 मीटर हो गया, with a linear speed v is equal to 10 meter per second, angular velocity omega is equal to v by r। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 0.2, so this is equal to 50 radians per second। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. दूसरा है, पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में है बट वो स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। सो इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 6 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड्स, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है हम लोगों को। सो दिस इज इक्वल टू, पहले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है at इज इक्वल टू dv अपॉन dt। सो dv अपॉन dt, तो स्पीड कितना है, 6 माइनस 5 चेंज कर रहा है कितने टाइम में, 2 सेकेंड्स में। सो 1/2 मीन्स 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at अपॉन r। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0.5 divided by the radius 0.2, so this is 2.5 radians per second square। क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो एक पार्टिकल है, इट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 10 centimeter means 0.1 meter with uniform speed completing the circle in 4 seconds। तो हमारा t is equal to 4 seconds दिया हुआ है, और आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। सो लीनियर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, so this is equal to, पहले तो v निकाल लेते हैं। v is equal to completing the circle in 4 seconds है, total distance travel is 2 pi r upon t। So this is 2 into pi हो गया 2 into
3.14 into रेडियस इज 0.1, टाइम जो है 4 सेकेंड्स हो गया. सो 3.14 into, so this is 0.17157 मीटर पर सेकेंड. अब देखो तुमको लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है. यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. लीनियर एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे बस एक ही एक्सेलरेशन होगा जिसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, v²/r. सो दिस इज 0.157 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस 0.1. सो दिस इज इक्वल टू 0.246 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Fourth question, a particle moves in a circle of radius 20 centimeter. Its speed is given by v is equal to 2t. देखो टाइम डिपेंडेंट स्पीड है, टाइम के साथ स्पीड चेंज कर रहा है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है. अब यहाँ पे पार्टिकल है, इसका रेडियस r इज इक्वल टू 0.2 मीटर होगा. इस लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू 2t हो गया. Now find the radial and tangential acceleration at t is equal to 3 seconds. So देखो at t is equal to 3 seconds, we'll get v is equal to 2 into 3, 6 meter per second. Tangential acceleration is dv upon dt, which is equal to differentiation of 2t with respect to time, that is 2 meter per second square. और उसके बाद जो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन है AR इज इक्वल टू v²/r. v² is 6 into 6 divided by 0.2. So 36 by 0.2. So this is 180 meter per second. Clear है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Next question. A small block of mass 100 gram moves with a uniform speed in a horizontal circular groove. तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. मास जो है इसका 100 ग्राम हो गया, तो 0.1 kg. मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव with vertical side walls of radius 25 centimeters. So r is equal to 0.25 meter हो गया. If the block takes 2 seconds to complete one round, v is equal to 2 pi r upon t. So this is 2 into 3.14 into radius is 0.25 upon time 2 seconds. So this is equal to 3.14
into 0.25, 0.785 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो 2 इंटू 3.14 इंटू 0.25 कर लेंगे, राइट। 2 तो कैंसिल हो गया। अब ये दिस इज योर स्पीड, फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब देखो ये क्या होता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर ग्रूव में जब जाएगा तो इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, राइट, और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। सो द नॉर्मल रिएक्शन N इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू 0.1 इंटू 0.785 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस 0.25. So this will be equal to 0.1 into 0.785 square. So this is 0.246 Newton. So approximately तुम उसको 0.25 Newton। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. अब ये नॉर्मल बैंकिंग ऑफ रोड पे है क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है आपको a road at a circular turn of radius 10 meter is banked at an angle of 10 degree. So इस तरह से एक सर्कुलर रोड है, इसमें बैंकिंग हो रखी है और जो एंगल थीटा है दिस इज इक्वल टू 10 डिग्री। Now, with what speed should a vehicle move on turn so that the normal contact force is able to provide the necessary centripetal force? तो हम लोगों को जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से ही आ जाए, ऐसा हम लोग को देखना, मतलब कोई फ्रिक्शन की जरूरत ना हो। तो बेसिकली आप ये देखो कि mg के दो कंपोनेंट हैं, राइट। सो इसके अलोंग जो हो जाएगा वो mg साइन थीटा, इधर mg cos थीटा, ये n हो गया, राइट। अब n के दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। सो ये एंगल थीटा है 90 माइनस थीटा, थीटा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा। सो n sin थीटा इसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r हो गया। सो दिस इज, हमें स्पीड निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन जो है इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जो है n cos थीटा को लिखेंगे, सो दैट इज इक्वल टू mg, n cos थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। v का वैल्यू निकालना है, v इज इक्वल टू रूट अंडर r इंटू जी इंटू tan ऑफ थीटा। सो v इज इक्वल टू रूट अंडर, जो रेडियस है वो 10 मीटर है, g का वैल्यू यहाँ पे 9.8 है, इंटू tan थीटा, tan ऑफ 10 डिग्री।
So V is equal to 98 into 10 degree. उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 4.156. सो इसको पहले 17.28 हो गया. So V is equal to 4.15 meter per second. क्लियर है? हाँ सर. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ के कह रहा है कार हैज टू मूव ऑन अ लेवल टर्न ऑफ रेडियस 45 मीटर. ठीक है. Now, if the coefficient of static friction between the tire and the road is 2.0, find the maximum speed the car can take without skidding. तो लेवल टर्न सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, विदाउट बैंकिंग रोड है, फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे सर्कुलर मोशन का सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है. तो ये जो रेडियस है इसका r इज इक्वल टू 45 मीटर हो गया. coefficient of static friction mu s is equal to 2 हो गया. मैक्सिमम स्पीड निकालना है तो मान लीजिए v स्पीड से यहाँ पे मूव कर रहा है. सो द फ्रिक्शन फोर्स mu into n is equal to, that is going to provide, the friction force is going to provide the centripetal force mv square by r. So now mu का वैल्यू 0.2 है और n का वैल्यू, सॉरी mu का वैल्यू 2 है और m का वैल्यू 2 इंटू n का वैल्यू mg के बराबर हो जाएगा. n इज इक्वल टू mg. सो mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. हमें मैक्सिमम स्पीड v का वैल्यू निकालना है. सो 2gr का रूट अंडर दिस इज v. सो विच इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 2 इंटू g का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 10 और r का वैल्यू ले लेते हैं 45. 45 इंटू 2 90 इंटू 10 900 का स्क्वायर रूट. सो दिस इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड. इसी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा. 30 इंटू 18/5 कर लेंगे. 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विदाउट स्किडिंग. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes sir. तुम लोग का 16 अगस्त को एक फर्स्ट मॉड्यूल टेस्ट होगा. ठीक है, आईआईटी के लिए. और ये जो पहला मॉड्यूल टेस्ट है फिजिक्स में, तुम्हारा सिलेबस फ्रिक्शन नहीं सर्कुलर मोशन तक है, स्टार्ट से लेके सर्कुलर मोशन तक. ये जो टेस्ट होगा दैट विल बी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा कंबाइंड टेस्ट, जो कि जैसा तुम्हारा जेई मेंस होता है 25 क्वेश्चंस ईच विथ नेगेटिव मार्किंग. ओके, 3 घंटे का पेपर होगा. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस 16 अगस्त को. ओके, ठीक है बच्चों? Okay, sir. Yes sir.
बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस हम बोलेंगे, सब लोग अपना सिलेबस डाल देंगे, टेस्ट लेकिन साथ में ही होगा, ठीक, प्रॉपर जेई एनवायरनमेंट। चलिए, सो ये 108 किलोमीटर पर आवर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। A circular track of radius 600 मीटर, हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है। So the radius is 600 meter is to be designed for cars at an average speed of 180 किलोमीटर पर आवर। तो भाई सर्कुलर ट्रैक है, इसका एवरेज स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होना है। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द ट्रैक? तो लेट्स से एक कार इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, हम लोग को इसको बैंकिंग करना है जिससे ये 108 किलोमीटर पर आवर के 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल सके। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 180 इंटू 5/18, सो ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा पाए ऐसा। अब ये एन के दो कंपोनेंट होंगे, अभी तुरंत हम लोग कर भी रहे थे बैंकिंग वाली चीज पे। तो ये हमारा हो गया, सो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल आल्सो बी थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया n cos थीटा और ये हो गया n sin थीटा। सो जब हम लोग डिजाइन करते हैं बैंकिंग का, हमने बोला था कि फ्रिक्शन को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, तो उस समय हमारा ये जो n sin थीटा होगा, दिस विल बी इक्वल टू mv²/r, और जो n cos थीटा होगा दिस इज इक्वल टू mg। सो अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, अगर n sin थीटा बाय n cos थीटा, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा है, दिस इज mv²/r by mg, so this will be v² upon rg। so ये कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, 50 इंटू 50, रेडियस 600 है, g का वैल्यू 10 है, सो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 25 अपॉन 60 हो गया tan थीटा का वैल्यू। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 अपॉन 12 हो जाएगा tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 अपॉन 12। divided by 12. So this is 22.6 degrees. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। So इस क्वेश्चन में कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो सीलिंग से हमने एक पार्टिकल है, ये मास m है इसका, and this has been hanged from a ceiling. Now the particle moves in a circular horizontal circle of radius r। इसको हमने क्या किया है, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे गोल गोल घुमा दिया, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम लोग कोनिकल पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। तो कोन फॉर्म कर रहा होता है और यहाँ पे भी ये इस तरह से गोल घूम रहा होता है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। सो इसको हम लोग कहते हैं कोनिकल पेंडुलम।
नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, राइट, हम लोग को स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना है, और दूसरा एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो मान लीजिए ये टेंशन टी है, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये टी कॉस थीटा इधर हो गया, और एक अंदर के तरफ जो फोर्स लग रहा है ये टी साइन थीटा हो गया। टी के दो कंपोनेंट्स हो गए बेसिकली, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, और एम जी नीचे के तरफ है ना। टी इधर था, टी कॉस थीटा इधर हो गया, टी साइन थीटा इधर हो गया, और एम जी नीचे हो गया। सो बेसिकली टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और दूसरा है टी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये प्रोवाइड कर रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल फॉर एक्सेलरेशन। अब ये जो सेकंड है और ये जो फर्स्ट है, अगर सेकंड को हम लोग फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अब tan थीटा निकालेंगे तो हम लोगों को देखो ये L दे रखा है, R दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू R बाय रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहाँ पे यूज कर लेते हैं R डिवाइडेड बाय रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज V स्क्वायर बाय R जी। अब हम लोग को स्पीड अगर निकालना होगा, V इज इक्वल टू R स्क्वायर G बाय रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर raised to the power 1/2। R root G by root under L square minus R square raised to the power 1/2। उसके बाद आपसे कह रहा है टेंशन निकालने के लिए, टी निकालने के लिए, इसमें वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, टी इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो मतलब रूट अंडर L square minus R square by L, so this will be equal to mgl divided by root under L square minus R square। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. हाँ सर। फोर्थ वाले में कह रहा है वन एंड ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, तो ये स्प्रिंग है, एंड नेचुरल लेंथ 0.5 मीटर, so the length of the spring is 0.5 meter, spring constant K is equal to 100 Newton per meter। उसके बाद हमें कह रहा है is fixed and the other end is connected to a particle of mass 0.5 kg। यहाँ पर हमने एक पार्टिकल रख दिया
इसका मास m is equal to 0.5 kg. Lying on a frictionless horizontal table, the spring remains horizontal. If the mass is made to rotate at an angular velocity of 2 radian per second, find the, so हमें इसको हम लोगों ने rotate कर दिया, omega is equal to 2 radians per second. Find the elongation of the spring. So ये देखो, इसको जब हम रोटेट करेंगे तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, और सर्कुलर मोशन में जो मूव करेगा तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? मान लो इस पे जो इलोंगेशन हुआ वो डेल्टा, मतलब वो एक्स से इलोंगेट किया, ठीक है? तो बेसिकली क्या है, के एक्स स्क्वायर, जो फोर्स लग रहा होगा, दैट के एक्स इज इक्वल टू so kx is equal to mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है? तो इसमें ये हम इलोंगेशन x को क्या मान रहे हैं? x इज इलोंगेशन, ठीक है? इनिशियल लेंथ l दे रखा है, तो जो रेडियस होगा r इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? l प्लस एक्स हो जाएगा. जब ये रेस्ट पे था तब कुछ l लेंथ था, बाद में जब घूमने लगा तो इसका लेंथ क्या हो गया? थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, स्ट्रेच कर जाएगा, राइट? तो जितने से स्ट्रेच करता है वो l प्लस एक्स इलोंगेशन, अब नया जो लेंथ हो जाएगा l प्लस एक्स, और वो किसके बराबर होगा? इस रेडियस के बराबर होगा. ये पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब हमारे पास जो फॉर्मूला के एक्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर है, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सारा वैल्यू. सो दिस विल गिव अस, हम लोग को इसके बाद निकालना है इलोंगेशन एक्स का वैल्यू निकालना है. आर के जगह एल प्लस एक्स पुट कर लेंगे तो हमारे पास के एक्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस एक्स हो गया. सो दिस विल बी के का 100 इंटू एक्स इंटू एल 0.5 प्लस एक्स is equal to mv square 0.5 into या तो के एक्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर के जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना? सो दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल प्लस एक्स. ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ इसीलिए ऐसा कर रहे हैं. मास 0.5, ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज, इसको so 100 into x is equal to 0.5 into 4 into l plus x. l हमारा दे रखा है 0.5 plus x. 100x is equal to 0.5 into 4 is 2 into 0.5 1 plus 2x. 98x is 1. So x is equal to 1 divided by 98. One divided by 98 is approximately equal to 0.01 meter. The 1 by 100 और 1 by 98 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. So exact value निकालो तो 0.0102 ऐसे आता है. तो 0.01 मीटर हो गया, which is equal to 1 centimeter. So this is the elongation. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया तुम लोगों ने?
Yes, sir. बाकी बच्चों ने लिखा है या नहीं? हाँ हाँ सर, लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a simple pendulum is constructed A simple pendulum is constructed by attaching a bob of mass m to a string of length l. तो हमारे पास एक पेंडुलम है यहाँ पे, ठीक है ना. सो बॉब ऑफ मास m, इसका जो मास m है और स्ट्रिंग का लेंथ l है. Fixed at its upper end, the bob oscillates in vertical circle. It is found that the speed of the bob is v when the string makes an angle theta with the vertical. इस पॉइंट पे जो स्पीड है वो v है. Find the tension in the string at this instant. तो टेंशन इन द स्ट्रिंग मान लो T है, तो इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम मान लो ये mg है, दो कंपोनेंट में हम लोगों ने ब्रेक कर लिया. ये एंगल थीटा है तो mg cos थीटा हो जाएगा और ये mg sin थीटा हो जाएगा. ठीक है. सो जो जब ये बिकॉज ये वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो बेसिकली जो तुम्हारा सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? T माइनस mg cos थीटा. ये रेडियली इनवर्ड जो फोर्स लग रहा है दैट इज T माइनस mg cos थीटा. T इधर लग रहा है, mg cos थीटा इधर, तो T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू नेट सेंट्रिपिटल फोर्स. वो क्या हो गया? mv स्क्वायर बाय r के बराबर हो गया. इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू v स्क्वायर, और जो रेडियस है हमारा L. सो T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय L. m कॉमन ले लिया तो ये हमारा g cos थीटा प्लस v स्क्वायर बाय L हो गया. ठीक है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तुम लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? बाकियों का खुद से तो रेगुलर बात होते रहे. ये जो सबने लिख लिया था, नेक्स्ट पे चलते हैं. So a cylindrical bucket filled with water is whirled around a vertical circle of radius r. ये हम लोग उस जो वीकडे क्लास में भी डिस्कस किए थे एक सिनेरियो. तो वहां पे एक वर्टिकल सर्कल में हम लोग पानी भरा हुआ बाल्टी को ऐसे वर्टिकल सर्कल में जब मूव कर रहे होते हैं, what can be the minimum speed at the top of the path if water does not fall out from the bucket? सो मिनिमम स्पीड हमें निकालना है जब इसमें से पानी जो भरा हुआ है वो पानी इसके बाहर ना आए. तो उस केस में क्या करना होगा कि जो ये वाटर इसके अंदर है ना, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जा रहा है? n इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है ना. जस्ट मतलब अगर हमें मिनिमम निकालना है, ठीक है, सो मिनिमम स्पीड निकालना है, तो मिनिमम स्पीड के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये n यहाँ पे 0 हो जा रहा है, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा है. तो उस केस में वेट mg इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट सेंट्रिपिटल फोर्स. अगर सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट देखोगे, मतलब अगर ऑब्जर्वर बाल्टी के अंदर ही है तो उसको बेसिकली जो mg है वो क्या बैलेंस कौन बैलेंस करेगा?
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा, mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्राउंड में तो हमें ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। n इज 0 फॉर मिनिमम स्पीड, सो mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r हो गया। ठीक है, तो रेडियस हम लोग को पता है, m और m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू rg हो गया, और v इज इक्वल टू रूट अंडर rg हो गया। सो मिनिमम स्पीड जो हम लोग को निकालना है, v मिनिमम इज इक्वल टू रूट अंडर rg। क्लियर है? अब Yes. लोग आ जाते हैं कि इफ इट कंटिन्यूज विद दिस स्पीड, मतलब यही स्पीड से कंटिन्यू करता रहेगा, व्हाट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स द बकेट एक्सर्ट्स ऑन वाटर एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ। तो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे, अब इसमें नॉर्मल देखो, नॉर्मल n इधर है, mg इधर है, सो बेसिकली n माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, हम लोग को नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर, है ना। तो अब ये जो v मिनिमम है, rg यहाँ पे पुट कर लोगे तो ये हो जाएगा mg प्लस m इंटू rg अपॉन r, सो दिस इज 2mg हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना हो गया, बॉटम पे 2mg के बराबर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, हाँ। sir. Fighter plane is pulling out of a dive at a speed of 900 km per hour, assuming a path to be vertical circle. मतलब बेसिकली ये जो फाइटर प्लेन है, ये इस तरह से एक वर्टिकल सर्कल पे करके फिर वापस यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये लेट से ऐसे फाइटर प्लेन है, ये इस तरह से आ रहा है। कौन सा फाइटर प्लेन है? देखने में तो लग रहा है जैसे नया वाला कौन सा, राफेल, राफेल है ना। तो ये पूरा ऐसे वर्टिकल सर्कल मार के एकदम वापस ऐसे आ गया, इधर से गया और इधर वापस। सो फाइटर प्लेन इज पुलिंग आउट फॉर अ डाइव एट अ स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। सो जो v है इसका 900 किलोमीटर पर आवर है, 900 इंटू 5/18 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 250 मीटर पर सेकेंड हो गया। Assuming its path to be a vertical circle of radius 2000 मीटर, r क्या हो गया हमारा, 2000 मीटर हो गया, and its mass to be m is equal to हमारा 16,000 kg। Now find the force exerted by the air on it at a lowest point. So यहाँ पे ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे अगर हम लोग को ये निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर, सो यहाँ पे ये देखो इसका mg है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर, ये जो रिएक्शन फोर्स है, सो बेसिकली n माइनस mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। सो n इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r हो गया। सो mg मीन्स 16,000 into 9.8 plus 16,000 into 250 square upon radius is 2000. So इसको cancel करेंगे 8 times. So we'll have 16,000 into 9.8, 1568 00 plus 250 square into 8.
So this is 656,800 6.56 into 10 to the power 5. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, figure shows a rod of length 20 centimeter pivoted near an end and which is about to rotate, which is made to rotate in a horizontal plane with a constant angular speed. Now, a ball of mass m is suspended by a string along also of length 20 centimeter from the other end of the rod. If the angle theta made by the string with the vertical is 30 degree, find the angular speed of rotation theta 30 degree. तो बेसिकली क्या है, देखो पहले जब ये रॉड ऐसे था तो ये ऐसे लटक रहा, जब ये रोटेट करने लगा एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो ये जब एंगुलर स्पीड से रोटेट किया, ठीक, तो ये अब क्या किया, ये दिस मेड एन एंगल लाइक दिस. अब ये जो है लेंथ L हो गया और ये L है, ये डिस्टेंस, ये बेसिकली अगर थीटा है तो ये L साइन थीटा हो गया. तो जो ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल, अब इसमें ये टेंशन T हो गया. अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर के तरफ होगा, दिस इज T cos थीटा, और एक इसके अलोंग होगा विच इज इक्वल टू T साइन थीटा. जो T साइन थीटा है that is going to provide the centripetal force. So T sin theta is equal to mv square by r. ये रेडियस r कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये l है और ये l sin थीटा है, तो r is equal to l plus l sin थीटा हो जाएगा. ठीक है, और इसको तुम क्या करो, एम वी स्क्वायर बाय आर की जगह एम ओमेगा स्क्वायर आर कर लो, क्योंकि ओमेगा हम लोग को निकालना था. उसके अलावा ये जो टी कॉस थीटा है ये एम जी के बराबर हो, यहाँ पे जो कंपोनेंट है टी कॉस थीटा ये एम जी के बराबर होगा, और ये जो टी साइन थीटा है टी साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी के. फर्स्ट सेकेंड. अब ये टेन थीटा हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम एम कट गया, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी हो गया. सो दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी टेन थीटा अपॉन आर. वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जी का वैल्यू 10, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, राइट. तो टेन थीटा, अब यहाँ पे देखोगे तो हमें पता है कि ये पूरा L है, तो ये इधर होता R का वैल्यू
यहाँ पे पुट कर लेते हैं 10 इंटू tan थीटा tan 30 डिग्री हो गया डिवाइडेड बाय r का जो वैल्यू है दिस इज L इंटू 1 प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री वैल्यूज पुट कर लेते हैं अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल का वैल्यू 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 हम लोग ले लेंगे एल इज इक्वल टू 0.2 हम लोग यूज कर लेंगे सो 10 इंटू tan 30 डिग्री इज 1/√3 डिवाइडेड बाय एल का जो वैल्यू है दिस इज 0.2 इंटू 1 प्लस साइन 30 डिग्री 1 प्लस 1/2 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 10/√3 0.2 तो 3/2 so this is 10 divided by √3 into 0.1 into so omega का वैल्यू 4.38 रेडियंस पर सेकेंड आता है क्लियर है सभी को यस सर। Yes, sir. तुम्हारा काम ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 है इसको खत्म कर लोगे ठीक है ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 और क्वेश्चन नंबर 20 तक एचसी वर्मा में ठीक है सर। लिख लीजिए अपने पास होमवर्क में होमवर्क इज ऑब्जेक्टिव 1 2 एंड टिल क्वेश्चन 20 ऑफ एक्सरसाइज ठीक है ये होमवर्क है आपका सर्कुलर मोशन उसके अलावा जो सीट वीट भेजेंगे वो तो करना ही है ये आपका एचसी वर्मा से होमवर्क होमवर्क के लिए बिल्कुल एकदम टाइट रहिए अपने आप को टाइट रखिए अगर डिसिप्लिन नहीं रहेंगे होमवर्क में तो कोई प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए होमवर्क का डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है होमवर्क ऐसे तुम छोटे बच्चे थोड़ा ना तुमको होमवर्क दे रहे हैं और उसके बाद फिर टिक टाक करके चेक करेंगे भाई साहब वो ये आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आपको इतना कर लेना चाहिए तब आप कंपटीशन में बाकी बच्चों के बराबर पहुंचेंगे नहीं तो पीछे रहते चले जाएंगे ठीक है यस सर। Yes, sir. ठीक है ओके बाय एंड टेक केयर Thank you, sir. थैंक यू सर।